आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस से पहले हम डिस्कस करेंगे वेव फ्रंट थ्योरी, हाइगन्स वेव फ्रंट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हाइगन, वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस है जो किसी सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसके सभी पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट करते हो, एक वेव फ्रंट कहलाता है। अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल सोर्स है तो भी वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। लेकिन अगर लीनियर सोर्स या सिलेंड्रिकल सोर्स है तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कोई पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर हम एक स्फीयर बना देते हैं। दिस स्फीयर इज कॉल्ड वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट के सभी पॉइंट्स पर फेज सेम होता है, ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट इन सेम फेज। इसके आगे है, अगर हम इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट को कंसीडर करें, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक सेकेंडरी सोर्स। ये हाइगन की थ्योरी थी। तो वही है मेन, बट अकॉर्डिंग टू हाइगन ईच एंड एवरी पॉइंट, ये पॉइंट एक सोर्स बन जाएगा और फिर यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे। ये पॉइंट एक सोर्स बन जाएगा और यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे, और इस तरह से सेकेंडरी वेवलेट्स के आउटर सरफेस को ज्वाइन कर दें तो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। उस नए वेव फ्रंट के फिर हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और इस तरह से ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता रहेगा। वेव फ्रंट के आगे बढ़ने की स्पीड वही वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। And direction of propagation of wave is always perpendicular to the surface of wave front। वो तो दिख ही रहा है भाई, वेव तो इधर जाएंगी ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, और सरफेस ऑफ वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर है। अगर बच्चों ये लाइन सोर्स होता तो ये जो वेव फ्रंट है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आगे बढ़ता, इस तरह से। इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट फिर सेकेंडरी वेवलेट बन जाता और इस तरह से ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता रहता। बच्चों, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी की कॉमन डेफिनेशन होती है एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये लीनियर सोर्स है। तो बच्चों, अकॉर्डिंग एनर्जी होता है पावर अपॉन एरिया। पावर होता है ना एनर्जी पर टाइम, और एरिया से हमने डिवाइड कर दिया, तो पावर तो सोर्स की है वो गिवन होगा। लेकिन अगर हम r डिस्टेंस पर चले जाएं सोर्स से तो ये कितना एरिया बन जाएगा, 4πr²। इसका मतलब वो एनर्जी जो सोर्स से निकली थी वो 4πr² में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो पर यूनिट एरिया एनर्जी हो जाएगी P/4πr²। So we can say for a point source density is inversely proportional to r²। लीनियर सोर्स की अगर हम बात करें और इसकी लेंथ l ले लें, डिस्टेंस r ले लें, तो इंटेंसिटी P/A, जो ये वेव फ्रंट बना इसका एरिया 2πrl होगा, तो ये सिलेंड्रिकल सोर्स के लिए हो जाएगा। तो लीनियर सोर्स और सिलेंड्रिकल सोर्स के लिए इंटेंसिटी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। एंड रिमेंबर, एम्पलीट्यूड
का स्क्वायर आई के प्रोपोर्शनल होता है, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो अगर हम पॉइंट सोर्स की बात करें तो एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। मैं ए नहीं लिख रहा क्योंकि ए मैंने ऊपर एरिया को लिख दिया, तो यहां लिख रहा हूं एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहां पर जो एम्पलीट्यूड आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर आएगा, रूट आर आएगा। बच्चों इन दोनों के बाद हम डिस्कस करते हैं पॉइंट सोर्स और स्फेरिकल सोर्स, दोनों का वेव फ्रंट स्फेरिकल हो गया। लाइन सोर्स और सिलेंड्रिकल सोर्स दोनों का वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल हो गया। फिर एक तीसरा और होता है प्लेन वेव फ्रंट, वो क्या चीज है और उसका सोर्स कौन होता है, प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स कौन होगा। तो बच्चों सही बताए ना, तो प्लेन वेव फ्रंट भाई या तो उसका सोर्स कोई सरफेस होगा, वरना एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब इसका रेडियस बहुत बड़ा हो जाता है, व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इज वेरी लार्ज, तो ये स्फीयर भी इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका कोई स्मॉल पोर्शन हमेशा हमें फ्लैट दिखाई देगा, यानी कि प्लेन। सिमिलरली यहां पर जब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बड़ा होता बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसका भी एक स्मॉल पोर्शन हमें प्लेन नजर आएगा, तो हम उसे प्लेन वेव फ्रंट बोल देते हैं। जैसे सन एक स्फीयर है और सन से बाहर आने वाला वेव फ्रंट भी स्फेरिकल है, लेकिन अर्थ तक पहुंचते पहुंचते उस स्फीयर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। सन से अर्थ का डिस्टेंस ही 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर है। तो वो इतना बड़ा स्फीयर हो गया कि हमारा सन, हमारी अर्थ खुद उसके सामने बहुत छोटी है, तो हमें उसका एक स्मॉल पोर्शन हमेशा प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देता है। इसलिए सन से आने वाले वेव फ्रंट को हम हमेशा प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं। और बच्चों अगर प्लेन वेव फ्रंट होगा तो इसका मतलब जो रेज होंगी वो पैरेलल रेज होंगी। देखो यहां पर रेज पैरेलल नहीं है, रेडियल है, भी जो रेज आएंगी वो पैरेलल नहीं होगी। आपको इस डायग्राम में तो पैरेलल नजर आएगी, लेकिन एक्चुअल में ये पैरेलल नहीं है, रेडियल है, ऐसे रेडियल डायरेक्शन। लेकिन बेटा जब साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो बन जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट बस ऐसे आप दिखा दीजिए, ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। अब बच्चों प्लेन वेव फ्रंट का मतलब है इसका रेडियस इतना बड़ा हो चुका कि अब रेडियस के चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्लेन वेव फ्रंट के लिए हम बोलते हैं इंटेंसिटी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। समझ गए? और इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है, ये है बात। तो हम लोग जो बार बार, जैसे अभी तक हमने जितनी भी वेव डिस्कस की हैं 11th क्लास में और ये सब, वहां पर हम एम्पलीट्यूड कांस्टेंट लेते थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम वेव फ्रंट थ्योरी से डिस्कस करें तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कांस्टेंट तभी होगी जब प्लेन वेव फ्रंट होगा और सोर्स से डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। करेक्ट? एक बार इन सब चीजों को कॉपी कर लें आप।
वेव मोशन, वेव ऑप्टिक्स का अपना पहला टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लिखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बच्चों, हम 11th क्लास में इंटरफेरेंस के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लेते हैं 11th में वेव मोशन में, और ये सब चीजें उसका रिपीटेशन है। तो एक बार मैं आपको याद जरूर दिलाऊंगा, लेकिन हम उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे जितनी डेप्थ में 11th में जाते हैं। 11th में हमने बोला था, जब दो इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हैं और सुपर इंपोज होती हैं, एम्पलीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल बट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। तो सुपर पोजिशन के बाद जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कहीं तो बहुत ज्यादा हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, और कहीं पर बहुत कम हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। इट इज जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस और नहीं हुआ, क्रिएशन भी नहीं हुआ, इट इज जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अगर पहली वेव की इंटेंसिटी आई है और दूसरी वेव की इंटेंसिटी भी आई है, तो टोटल इंटेंसिटी 2i होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू इंटरफेरेंस कहीं पर ये इंटेंसिटी 0 हो गई और कहीं पर 4i हो गई। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। लाइट में भी इसी तरह होता है, बिल्कुल वेव फिनोमिना है। लेकिन यहां पर हम लोग इक्वल फ्रीक्वेंसी की जगह एक दूसरा वर्ड यूज करेंगे जो है कोहेरेंट सोर्स। बच्चों, वहां पर इक्वल फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट क्या निकला था? रिजल्ट यही निकला, अगर दो वेव की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर टाइम के साथ फेज में कोई चेंज नहीं आता, फेज डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता। यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। और यही अगर हम लाइट की बात करें तो इसी डेफिनेशन को हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। टू लाइट वेव्स आर कॉल्ड कोहेरेंट इफ फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव एट ए पर्टिकुलर पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, इट रिमेन कांस्टेंट। ऑल्दो अगर आप पोजीशन चेंज करेंगे तो पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस जरूर चेंज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पर चेंज नहीं होगा। यहीं से लिखना शुरू करो। सबसे पहले कोहेरेंट वेव। कोहेरेंट वेव लिखो, टू लाइट वेव्स आर कॉल्ड कोहेरेंट इफ two light waves are called coherent if phase difference between the waves at a particular position, if phase difference between the waves at a particular position does not change with time, does not change with time. अच्छा, दो इंडिपेंडेंट सोर्स चाहे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। इसलिए कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हमें कुछ मेथड यूज करने पड़ते हैं, या यूं कहिए इंडिपेंडेंट सोर्स अगर कोहेरेंट नहीं हो सकते तो हमें एक ही सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो दो मेथड होते हैं, एक होता है वेव फ्रंट स्प्लिटिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक सोर्स से आने वाले वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही मेथड यूज होता है। दूसरा है एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले वो स्टेटमेंट आप लिख लो। टू इंडिपेंडेंट सोर्स नेवर बी कोहेरेंट whether they are identical. Two independent source never be coherent whether they are identical. अगर आपको ये बोल देना यार एक जैसे ले लो, तो भी अगर दो अलग अलग सोर्स है तो हम उन्हें कोहेरेंट नहीं बोल सकते। Thus, to obtain coherent source, we use following two methods.
तो नंबर 1 लिखिए इसमें, वेव फ्रंट स्प्लिटिंग मेथड। वेव फ्रंट स्प्लिटिंग मेथड, जैसे ये कोई सोर्स है और इस सोर्स से बेटा ये वेव फ्रंट बाहर आ रहा है, हमने यहां पर 2 स्लिट लगा दी, तो ये वेव फ्रंट जब यहां पहुंचेगा तो बच्चों यहां नए और दोनों जो वेव होगी हम इन्हें कोहेरेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ही वेव फ्रंट से बने हुए 2 नए वेव फ्रंट हैं, तो हम इनमें इंटरफेरेंस करवा सकते हैं। तो मुझे इसमें और कुछ लिखवाना नहीं है, अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट स्प्लिटिंग मेथड। सेकेंड लिखिए, एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कोई ग्लास स्लैब है, यहां से कोई लाइट आई, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई, बाकी रिफ्रैक्ट हो गई, फिर नीचे वाले सरफेस से दोबारा रिफ्लेक्ट हुई और ऊपर वाले सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट हुई, इस तरह से। तो बच्चा ये दोनों कोहेरेंट होंगे, आल्दो ये नीचे भी जाएगा तो ऐसे ही कोहेरेंट वेव हमें नीचे भी मिल सकती है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो ट्रांसमिटेड लाइट होगी। हम लोग इस पूरे टॉपिक को बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इन दोनों वेव में अब इंटरफेरेंस होगा और फिर ये सरफेस ब्राइट या डार्क कैसा होगा वो फिर बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इसकी थिकनेस कितनी है, म्यू कितना है, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक टॉपिक है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, पूरा टॉपिक है ये। तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। तो एक बार मैं आपको फिर से वो फॉर्मूले याद दिला दूं जो 11th क्लास में हम डिस्कस करते हैं। अगर दोनों इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी I1 और I2 है तो इंटरफेरेंस के बाद टोटल इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। आपकी यादें भी ताजा हो जाएंगी इस बहाने से। और फाइनली टोटल एम्पलीट्यूड होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई अंडर रूट। बच्चा I is the phase difference between the two waves at that particular position, और वो निकलता है 2 upon lambda into path difference between the two waves। मैंने बताया ना, path difference upon lambda is equal to phase difference upon 2 pi, और कहा भी था आपको ये सब चीजें 12th में काम आती हैं। तो बच्चों पाथ डिफरेंस हम ज्योमेट्री से निकालेंगे, परपेंडिकुलर डाल कर लेंथ को, दोनों के पाथ को सब्ट्रैक्ट करके वो ज्योमेट्री से निकलेगा। पाथ डिफरेंस इसमें पुट करेंगे तो फाई निकलेगा, और फाई को यहां पुट करेंगे या यहां पुट करेंगे तो टोटल इंटेंसिटी निकलेगी। फिर हल्का फुल्का सा और याद दिला दूं, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता था, डिफरेंस 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एटसेट्रा होता था, और फेज डिफरेंस 0 2 पाए 4 पाए 6 पाई होता था, और इन वैल्यूज को पुट करते थे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आती थी।
√I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और स्पेशल केस में अगर हम I1 और I2 को I ले लें तो बेटा ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आती थी 4I। क्लियर? इस तरह बोलकर बता रहा हूं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होता तो ये λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2 होता, उसके कॉरेस्पॉन्ड फाई की वैल्यू होती पाए, 3π, 5π, 7π, और वहां पर cos फाई -1 होता तो यहां भी माइनस आता और ये 0 आ जाता। बस एक बार याद दिलाया है, आप कॉपी करना चाहते हैं इसे? चलिए फिर अब आप लिखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों एक बार मैं इसका आपको अरेंजमेंट समझा दूं और फ्रिंज पैटर्न कैसे बनेगा और नॉमेनक्लेचर क्या होगा वो बता दें, फिर फ्रिंज विड्थ की कैलकुलेशन करेंगे। वो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। इसमें यहां पर एक पॉइंट सोर्स लिया। अब चूंकि बेटा हम लोग पॉइंट सोर्स भी कितना छोटा लेंगे, बोलने को तो पॉइंट है पर यार हमारा कुछ साइज होगा, हमारे साइज भी बहुत बड़ा है। तो यंग ने पहले तो क्या किया, एक सिंगल स्लिट यहां लगाई बहुत नैरो, ताकि ये पॉइंट सोर्स और छोटा हो जाए। फिर यहां से जो वेव फ्रंट निकला उसके आगे यहां 2 स्लिट लगा दी, एक स्लिट यहां, एक स्लिट यहां। बच्चों इस चैप्टर में 2 अलग अलग वर्ड यूज करेंगे हम। एक तो होगा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, स्मॉल डी, ये हमारे फ्रिंज विड्थ की कैलकुलेशन में काम आएगा। और एक दूसरा वर्ड होगा स्लिट विड्थ। प्लीज इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। स्लिट विड्थ का मतलब है ये जो स्लिट मैंने बनाई है वो। बच्चों ये तो डेसिमल में होती है, mm के डेसिमल में, समझे। और ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये होता है 1 mm, 2 mm, 3 mm। ये भी कोई सेंटीमीटर के ऑर्डर का नहीं होता, समझ रहे हैं ना आप। तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का यूज कहां करना है मैं बता दूं। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स तो पाथ डिफरेंस निकालने के काम आएगा, तो उस पर तो फ्रिंज विड्थ डिपेंड करेगा। लेकिन स्लिट विड्थ की अगर किसी क्वेश्चन में बात करे तो समझ जाना वो लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करना चाह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं लाइट की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो अगर स्लिट विड्थ को जरा सा बढ़ाएगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये वर्ड्स मैं यूज करूंगा तब और क्लियर हो जाएंगे, अभी मैंने बता दिया। बच्चों सामने एक स्क्रीन होती है, देखिए स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल डी मीटर्स में होता है। प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहा हूं, इसका ऑर्डर मिलीमीटर सेंटीमीटर में नहीं होता। स्क्रीन दूर होती है, आधा मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, इस ऑर्डर की इसकी रेंज होती है, और ये मिलीमीटर्स। बच्चा ड्यू टू इंटरफेरेंस सामने स्क्रीन पर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं मिलता, इल्यूमिनेंस नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता ऊपर से नीचे तक एक जैसी इंटेंसिटी मिल जाए। तो बच्चों इंटरफेरेंस की वजह से यहां पर हमें कहीं पर ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी और कहीं पर कम। जैसे हम जानते हैं ये वाला पॉइंट सेंटर पॉइंट है, यहां पर दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 आना है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और यहां लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी 4I। लेकिन थोड़ा सा ऊपर चलो बेटा, पाथ डिफरेंस 0 से कम तो हो नहीं सकता ना, पाथ डिफरेंस हम नेगेटिव तो लेते ही नहीं है। तो थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो पाथ डिफरेंस इंक्रीज होगा, और 0 से इंक्रीज होता होता जब ये λ/2 हो जाएगा तो वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और वहां पर आपको लाइट दिखाई नहीं देगी, अंधेरा दिखाई देगा। फिलहाल मैं स्पेशल केस मान रहा हूं जब दोनों की इंटेंसिटी सेम है, समझाने में आसानी रहती है। तो बच्चों यहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, यहां कोई लाइट नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड डार्क फ्रिंज। एक्चुअली लाइन नहीं होती, एक बैंड होती है। बच्चों बीच में एक शार्प लाइन दिखाई दी आपको जहां पर इंटेंसिटी 4I थी, फिर एकदम से गायब नहीं होती लाइट, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होगी, आपको वो शार्पनेस कम होती होती नजर आएगी। फिर एक बहुत डार्क लाइन दिखाई देगी
समझ गए? फिर इसके ऊपर चलोगे तो पार्ट डिफरेंस लैम्ब्डा बाई 2 से भी ज्यादा होगा। पार्ट डिफरेंस तो बेटा बढ़ना है, और बढ़ता बढ़ता जब लैम्ब्डा हो जाएगा फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, फिर आपको इंटेंसिटी 4i दिखाई देगी, फिर 0, फिर 4i, फिर 0, फिर 4i, इस तरह से। तो बच्चों ये कहलाता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। दरअसल मैं अभी अभी क्या बोला, ये फ्रिंज एक लाइन नहीं होती, एक बैंड होता है, लेकिन उस बैंड का सेंटर हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज। काला था ना वो, तो डार्क बोलते हैं, लाइट नहीं है, और नंबर सबसे पहला है इसलिए फर्स्ट। बच्चों ये सेंटर था ना, इसलिए इसके बाद ये जो पहला ब्राइट आएगा इसको हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क के बाद आता है। उसके बाद ये क्या हो गया, सेकंड डार्क, ये सेकंड ब्राइट, ये थर्ड डार्क, और थर्ड ब्राइट, एंड सो ऑन। बच्चों इसी तरह नीचे मिलेगा पैटर्न, और नॉमेनक्लेचर यही रहेगा, ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, एंड सो ऑन। चलो आगे आप बना लेना क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो। ये मैंने आपको फ्रिंज पैटर्न बताया है, कैसे बनता है, नॉमेनक्लेचर क्या है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट, ऊपर जगह नहीं है, ये यहां बना दूं, या दो कंसेक्यूटिव डार्क, इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है बीटा, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। और बच्चों दोनों ब्राइट के बीच का डिस्टेंस और दोनों डार्क के बीच का डिस्टेंस सेम आएगा लोअर ऑर्डर में। ये लोअर ऑर्डर फ्रिंजेस कहलाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 100वीं 200वीं 1000वीं भी तो बनेगी, बहुत सारी बनती हैं। तो हायर ऑर्डर फ्रिंजेस में हो सकता है फ्रिंज विड्थ यूनिफॉर्म ना हो, लेकिन इसलिए हम लोअर ऑर्डर को ही हमेशा डिस्कस करेंगे, पर अपने स्पेशल डिस्कशन में मैं वो बात भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप, फ्रिंज पैटर्न और उनके नॉमेनक्लेचर। एक बार आप इसे फटाफट कॉपी कर लो, उसके बाद हम फ्रिंज विड्थ की कैलकुलेशन करते हैं। क्या बेटा?
अब लिखिए कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। बच्चों इस कैलकुलेशन को पूरा समझना है, ना कि सिर्फ इसके रिजल्ट को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बीच वाले स्टेप से बनते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। बच्चों अपने लिए तो S1 S2 अब दो सोर्स है, बस खत्म। ये स्क्रीन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट हो, हम लोग कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं और हमें ये चेक करना है इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितनी होगी। मान ले पॉइंट यहां से y डिस्टेंस पर है, y कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है। बच्चों S2 से P पर लाइट पहुंचेगी और S2 से P पर लाइट पहुंचेगी, तो दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस होगा। हमें ये पाथ डिफरेंस ज्योमेट्रिकली निकालना है। तो देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहां से। तो पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P। कितना चला S2, S1 कितना चला S1P। तो दोनों के पाथ का डिफरेंस ही तो हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन बच्चों थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बच्चों ये डिस्टेंस मैंने आपको कितना बताया था प्रैक्टिकली? वैल्यू मीटर, 1 मीटर ले लेते हैं। और मैंने आपको स्मॉल डी कितना दिया था? आप बनाकर देखना सही स्केल पर, तो आपको ये दोनों लाइनें पैरेलल नजर आएंगी। कभी कोशिश करना बेटा, मिलीमीटर इससे भी छोटा होता होगा, 1 मीटर इससे भी बड़ा होता होगा। तो अगर आप यहां से दो लाइनें पहुंचा भी दोगे ना, तो वहां पहुंचते पहुंचते तो ये बीच में ही मिल जानी है। समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? नहीं बना पाऊंगा मैं। स्केल होता तो भी शायद नहीं बनता, क्योंकि हमारे इसकी थिकनेस भी पेन की उससे ज्यादा होती है। तो मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं बेटा, ये डिस्टेंस बहुत कम है और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए S1P और S2P हमें ऑलमोस्ट पैरेलल नजर आएगा। क्या नजर आएगा? पैरेलल। इसलिए जब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वी कैन से S1P इज अप्रोक्सीमेटली और वेरी क्लोज टू NP। अप्रोक्सीमेटली नहीं बोलना चाहिए, S1P विल बी वेरी क्लोज, क्योंकि ना ये एंगल बहुत छोटा होगा। अब आप देखो, अगर मेरे डायग्राम में ये एंगल बहुत बड़ा है, याद आपने वो एंगल कितना छोटा बना बेटा। अगर ये एंगल बहुत छोटा हुआ तो साइन और टेन बराबर हो जाएंगे। या छोड़ो यार, एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बहुत छोटा होने का मतलब है बेस और हाइपोटेनियस इक्वल हो जाते हैं। तो इस ट्राइंगल में ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, इनको इक्वल मान रहा हूं मैं। तो अगर S2P को मैं लिख रहा हूं S2N प्लस NP, S2N प्लस NP माइनस S1P, मैं इन दोनों को कैंसिल करने की बात कर रहा था। हम लोग NP को लगभग S1P के बराबर मान सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस क्या बचा? S2N। अब मुझे ये निकालना है। अब रुको बच्चों, सेंटर पॉइंट से एक लाइन P को मिला देता हूं मैं, और ये एंगल में थीटा मान लेता हूं। फिर वही अभी मैं बोला था, ये लाइनें ऑलमोस्ट पैरेलल होगी, इसलिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वापस। ये ऐसे ही बोले या सोचकर बोले? अब आप देखो, ये कितना था? D, और ये एंगल थीटा है तो S2N D साइन थीटा। गौर से देखो, S2N होगा D साइन थीटा, यानी कि हमारा पाथ डिफरेंस आ गया D साइन थीटा। कोई कंडीशन थी इसके लिए? यस, ये तभी होगा व्हेन कैपिटल D इज मच ग्रेटर देन। अगर मान लीजिए उसे बिगाड़ना हो, YDSC की जगह कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है, और वो कह दे भैया दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है 5 mm और ये है 1 सेंटीमीटर कैपिटल D, तो फिर एक्चुअल ज्योमेट्री काम में लेनी पड़ेगी। ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री है, ऐसा नहीं कि पार्ट डिफरेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट तो हम सकते हैं, बस उस समय एक्चुअल काम में लेना पड़ेगा। इसमें ये कंडीशन है।
बच्चों जैसे जैसे ऊपर जाएंगे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। अरे साइन तो बढ़ता है, और पाथ डिफरेंस बढ़ेगा तो वही जो हमने आपको थ्योरेटिकल बताया था, जीरो होगा, जीरो था, फिर लैम्बडा बाई 2 होगा, लैम्बडा होगा, चलता रहेगा। अब हम अलग अलग पोजीशन को डिस्कस करते हैं। मुझे नहीं पता ना ये पी मैंने कहां लिया है, मैंने तो पी ऐसे ही लिया। तो अगर मैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन को डिस्कस करूं, क्योंकि सबसे पहले वही आएगा बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 है। यानी कि डार्क की कंडीशन है डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, डी साइन थीटा इज लैम्बडा बाय 2। बच्चों ये डार्क फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर होता होगा, कितना ऊपर? एक प्रैक्टिकल वैल्यू बोलने की कोशिश करो, 1 mm और लेस देन 1 mm, ठीक है? तो अगर ये 1 mm हुआ और ये 1 मीटर है तो सोचो ये एंगल कितना कम आएगा। अरे बाबा ये 1 mm है और ये 1 मीटर है, तो tan थीटा आएगा 1/1000, तो 1/1000 बहुत छोटा है, तो sin थीटा भी बहुत छोटा होगा। मेरा कहने का ये स्मॉल एंगल के लिए मैं sin थीटा को tan थीटा लिख सकता हूं, और tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा y बाय कैपिटल डी, y बाय कैपिटल डी। ये बात समझ में आई बच्चों? इसलिए मैंने लोअर ऑर्डर फ्रिंजेस बोला था, क्योंकि हायर ऑर्डर फ्रिंजेस जब होगी, अगर आप मान लो 1000वीं फ्रिंज को डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा लगभग, और ये भी 1 मीटर, फिर आप साइन थीटा और टेन थीटा को इक्वल नहीं मान पाएंगे, और जैसे ही साइन थीटा और टेन थीटा डिफरेंट होंगे आपके फ्रिंज विड्थ यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। यानी कि फ्रिंज विड्थ यूनिफॉर्म सिर्फ लोअर ऑर्डर फ्रिंजेस में है, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं बस बहुत है, ज्यादा ऊपर नहीं जाना। ज्यादा ऊपर जाओगे तो हम साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख पाएंगे, ऐसा नहीं हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन जो अब कर रहा हूं वो नहीं होगी। तो बच्चों y निकालना था ना मुझे, तो y कितना आ गया? लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये काम का डायग्राम नहीं है, मिटा देते हैं, अपने तो यहां से शुरू हो रहे हैं बच्चों। अब एक बार कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट ब्राइट। हमने आपको बताया था अभी नॉर्मल लेक्चर में, डार्क के बाद फर्स्ट ब्राइट आएगी जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्बडा होगा, पाथ डिफरेंस लैम्बडा। बच्चों अब यहां से ये स्टेप्स तो हमेशा सेम आने वाले हैं, क्योंकि मैं हायर ऑर्डर पर जाऊंगा ही नहीं, तो लोअर ऑर्डर फ्रिंजेस के लिए सारे स्टेप्स कॉपी हैं, तो मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख रहा हूं। डेल्टा एक्स क्या होता है? वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो वाई आ गया लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन। इसके बाद कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हम वर्बल देख सकते हैं। अगर मैं सेकंड डार्क पर जाता, सेकंड डार्क, तो ये 3 लैम्बडा बाई 2 आता, 3 3 3 3 3 यहां 3 आता, करेक्ट। और अगर मैं सेकंड ब्राइट पर जाता तो ये 2 लैम्बडा आता और यहां 2 आ जाता। दिमाग में फिट हो गया? अब आप फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कीजिए बच्चों, वहां से यहां आना है, या एक काम करता हूं, चलो दिख तो रहा है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या था? 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट या 2 कंसेक्यूटिव डार्क, आप देख लो सेम आ रहा है। 2 ब्राइट के y को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी में से 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आएगा 1। 2 डार्क के पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/2 माइनस 1/2, तो फ्रिंज विड्थ इज लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो बच्चों ये बार बार मैं बोल रहा हूं, सिर्फ लोअर ऑर्डर फ्रिंजेस में ये फ्रिंज विड्थ यूनिफॉर्म आ रही है, क्योंकि हमने साइन थीटा और टेन थीटा एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। तो एक बार आप बोर्ड पर लिखा हुआ सब कॉपी कर लें ताकि मैं इसे हटा सकूं।
कैसे ये कहूं, हम लोग जो ये मिटा दूं ना मैं, कॉपी हो गया ना। ये डायग्राम तो मैं रखूंगा, काम आएगा। मान लीजिए हम लैम्बडा काम में लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। सपोज लैम्बडा हो गया इतना, और स्मॉल डी ये मैंने ले लिया 1 मिनट के लिए 1 mm लो। एक बार मुझे जरूरत पड़ेगी, एक बार स्मॉल डी बाय लैम्बडा की वैल्यू निकालना कितनी है। ऊपर आएगा 10 टू द पावर -3, नीचे आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -7, तो 10 टू द पावर 4, ऊपर बचा 5000 आएगी ना। स्मॉल डी बाय लैम्बडा, ऐसे बैठे हुए हैं सर, कर तो रहे हम क्यों करें, सर कर रहे हैं हम क्यों करें। स्मॉल डी बाय लैम्बडा कितना आएगा, 2000 आ रहा है, ठीक है, ओके। अब सुनो, मैंने आपको ये 2 वैल्यू दी, इसके अलावा ना मैं आपको कैपिटल डी दे रहा और ना ही स्क्रीन का साइज। इफ आई आस्क, सामने स्क्रीन पर टोटल ब्राइट फ्रिंजेस कितनी बनेगी, मैं फिर बोल रहा हूं, ना मैं आपको कैपिटल डी दे रहा और ना ही ये बता रहा स्क्रीन कितनी है। स्क्रीन को इनफाइनाइट ले लो, चलो इनफाइनाइट, नो लिमिट, तो कितनी ब्राइट फ्रिंजेस स्क्रीन पर बनेगी। ये पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव नहीं है। और इतना मैं आपको बता दूं, बीटा निकाल ही नहीं सकते क्योंकि मैं आपको कैपिटल डी नहीं दे रहा, वरना बच्चे क्या करते हैं कि स्क्रीन का साइज पूछते हैं, सर कितना है, उसको बीटा से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेज आएगी। स्क्रीन का साइज इनफाइनाइट है, तो उस कैलकुलेशन से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रिंजेज आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का एक आंसर है फाइनाइट। सोचिए, देखो अपन डिस्कस करते हैं, वो उसी से निकालना है, उसी से। बच्चों, आपने अगर डेरिवेटिव पर ध्यान दिया है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहला ब्राइट वहां मिल रहा है जहां पाथ डिफरेंस लैम्बडा है। आपको 11th क्लास का वेव मोशन के लाउड स्पीकर वाली प्रॉब्लम याद है? नहीं है याद, ये कॉपी है उस क्वेश्चन की। और मैंने उस क्वेश्चन को करवाते समय भी बोला था कि 12th क्लास में जब वेव मोशन पढ़ाऊंगा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, तो मैक्सिमम चीजें कॉपी होंगी। अब सुनते जाइए बच्चों, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, कहीं भी चले जाएं, डेल्टा एक्स याद है आपको क्या था, डी साइन थीटा, तो पाथ डिफरेंस कभी भी स्मॉल डी से ज्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बल्कि उल्टा बोलिए कि साइन थीटा कभी 1 भी नहीं होगा, 0.9999 हो सकता है, क्योंकि 1 भी तब होगा जब एंगल ये
90 हो जाएगा, ये एंगल 90 तुम इस लाइन पर तो कर सकते थे, सामने स्क्रीन पर कभी एंगल 90 नहीं होगा। यानी कि स्मॉल डेल्टा एक्स डी तक जा सकता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था डी कितना है, 2000 लैम्बडा। अरे अभी अभी आपने बताया ना डी बाय लैम्बडा है, यानी कि डी की वैल्यू 2000 लैम्बडा है। अब मुझे सुनते जाइए, पहला मैक्सिमा कहां मिलता है, 1 लैम्बडा पर, दूसरा मैक्सिमा, तो 1000वां मैक्सिमा कहां मिलेगा, 2000 लैम्बडा पर कब कौन सा मैक्सिमा होगा, 2000, लेकिन वो मिलेगा नहीं क्योंकि उसके लिए हमें पार्ट डिफरेंस डी करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं डी से थोड़ा सा कम रख सकते हो, तो 1 कम कर दो, क्योंकि बेटा 2000 लैम्बडा तो वहां होगा ना जहां ये डी करना पड़ेगा, डी नहीं होगा। यानी कि ऊपर कितने मैक्सिमा मिले, 1999, नीचे कितने मिले, 1999 और एक सेंट्रल 4001। एक कम आए, दो बढ़ाने की दिया, एक घटाने की जगह, तो 3999 क्या मिलेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क, क्योंकि आपने गौर नहीं किया, पहला डार्क पहले ब्राइट के नीचे आता है, तो हमें 2000 ब्राइट नहीं मिला, लेकिन 2000 डार्क मिल जाएगा। नहीं समझे, 2000 वह ब्राइट नहीं मिला क्योंकि वो उसके लिए थीटा 90 चाहिए था, लेकिन उसके जस्ट नीचे जो डार्क होगा वो तो मिलेगा। तो 2000 डार्क ऊपर मिल गए और 2000 डार्क नीचे मिल गए, सेंटर में नहीं होता, इसलिए सही 4000 आएगा। सोचो, तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस 3999 एंड नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस एग्जैक्टली 4000, इनफाइनाइट नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन अच्छा तब बनता जब मैं आपको डी और लैम्बडा का रेशो इतना नहीं देता, सिंपल क्वेश्चन यार, अगर स्मॉल डी 5 लैम्बडा ले लें बस। अभी भी याद नहीं आया वो क्वेश्चन, तो बच्चों अगर हम स्मॉल डी को 5 लैम्बडा ले लें तो कितने मैक्सिमा बनेंगे। अब इसी मेथड से ये क्वेश्चन कॉपी करना है, कितने मैक्सिमा मिलेंगे, 9, क्योंकि 5 लैम्बडा नहीं मिलेगा, 5th ब्राइट इनफाइनाइट पर मिलेगा, वो कभी नहीं होता। 4 मैक्सिमा ऊपर, 4 मैक्सिमा नीचे, 1, तो 9 मैक्सिमा मिलेंगे और 10 मिनिमा, यानी कि डार्क फ्रिंज। लेकिन अगर मैं स्मॉल डी की वैल्यू 5.1 लैम्बडा कर दूं, तो इसका मतलब हम लोग कभी 5.1 पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन 5 पर तो 5 ऊपर, 5 नीचे, 1 बीच में, 2 बढ़ गए, बस 11 हो गए। लेकिन डार्क 10 ही रहेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला डार्क 5.5 पर आता, पहला 4 इससे नीचे 4.5, 3.5, 2.5 और 1.5 और 0.5, तो 5 ऊपर 5 नीचे। तो बेटा ये मजा तब आता है जब एकदम पूरी फ्रेमिंग हो रही है ना डायग्राम की, इसलिए मैंने कहा था वो फ्रिंज पैटर्न मैंने अलग से आपको बताया, वो पूरे चैप्टर उस फ्रिंज पैटर्न पर टिका हुआ है। चलो अब कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं, चलो अभी मिटा देता हूं फिर यूज कर। बहुत सिंपल क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि हमने YDAC को पहले हवा में परफॉर्म किया,
तो फ्रिंज विड्थ बीटा आई। फिर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को पानी में ले आए तो फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी? बीटा बाय म्यू, क्योंकि हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। इसमें कैपिटल डी और स्मॉल डी तो ज्योमेट्री है, फिजिकल डायमेंशन है, वो तो पानी में ले जाने पर चेंज नहीं होंगी, लेकिन लैम्बडा लैम्बडा बाय म्यू हो जाता है। ये तो हम ऑप्टिक्स में पढ़ चुके ना, लैम्बडा लैम्बडा बाय म्यू हो जाता है। तो पानी का म्यू 4/3 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, तो नया बीटा होगा 3/4, पुराना बीटा पहले से कम हो जाएगा। अब इस पर आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मैंने पहले यंग्स एक्सपेरिमेंट को हवा में किया, फिर मैं इस क्वेश्चन लिखाना जरूरी नहीं है ना बेटा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत कम हो जाएंगे। फिर मैंने इसी एक्सपेरिमेंट को एक अननोन लिक्विड में किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है। और क्या हुआ, मैंने देखा पहले जब हवा में किया था तो फिफ्थ ब्राइट जहां बन रहा था वहां पर अब सेवंथ डार्क बन रहा है। हवा में जहां फिफ्थ, जिस पोजीशन पर फिफ्थ ब्राइट बन रहा था, लिक्विड में ले जाने पर सेवंथ डार्क बन रहा है। सेवंथ डार्क, तो उस लिक्विड का म्यू बताइए। सेवंथ डार्क वहां बन रहा है जहां हवा में फिफ्थ ब्राइट था। तो 1.3 0.7 म्यू यार, लेस देन 1 कैसे आएगा? चलिए हम करते हैं बच्चों। मैंने अभी क्या बोला, अगर वो फ्रिंज पैटर्न आपके दिमाग में फिट है ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। सुनो, पहले जहां फिफ्थ ब्राइट था बेटा, फिफ्थ ब्राइट सेंटर से कितना दूर होता है, यानी कि उसका वाई कितना होता है? 5 बीटा। तो 5 बीटा 1 उतना ही है जो सेकंड के 7 डार्क की पोजीशन ढूंढो, और ऐसे रटना नहीं है, ये बना लिया करो, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, फिफ्थ डार्क, सिक्स डार्क और 7 डार्क। नहीं बना, गलत हो गया। 2 3 4 5 6 7, 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा, 5 बीटा, 6 बीटा, सारे 6 बीटा, यानी कि सेवंथ ब्राइट कितना दूर होता है? 6.5 बीटा। लेकिन दूसरे केस में बीटा चेंज हो जाएगा, तो यानी कि सेम पोजीशन का मतलब दोनों का वाई सेम है। तो 5 बीटा 1 इज इक्वल टू 6.5 बीटा 2। बेटा बीटा होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, 13/2। लैम्बडा चेंज हो जाएगा, कैपिटल डी स्मॉल डी सेम रहेंगे। एक मिनट बेटा, हाँ वो अभी करूंगा। तो लैम्बडा 2 क्या आ रहा है? 10/13 लैम्बडा 1। म्यू क्या होता है? ऐसा बोले, लैम्बडा 2 लैम्बडा 1, म्यू आएगा 1.3।
कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी थोड़ा सिंपल ही है बच्चों। मैंने YDSC को दो अलग अलग वेवलेंथ के साथ परफॉर्म किया, सुन रहे हैं आप? पहले केस में 4000 एंगस्ट्रॉम यूज की मैंने, तो मैंने देखा जिस पोजीशन पर 4000 एंगस्ट्रॉम का फिफ्थ ब्राइट बन रहा है, वहां पर दूसरी वेवलेंथ का सिक्स्थ डार्क बना, सिक्स्थ डार्क। तो बताओ दूसरी वेवलेंथ क्या है? चलो एक काम करो, पहले वाली वेवलेंथ को 4000 से बढ़ाकर 5000 कर दो, वरना मुझे डाउट है वो विजिबल रेंज से बाहर ना हो जाए। वैसे हो भी जाए तो कोई परेशानी नहीं है, अपन को तो आंसर निकालना है। 5000 एंगस्ट्रॉम का, क्या बोला था मैं, फिफ्थ ब्राइट कॉन्साइड कर रहा है लैम्बडा दूसरी वेवलेंथ के सिक्स्थ डार्क से, तो आपको दूसरी वेवलेंथ निकाल कर देनी है। सेम क्वेश्चन है जैसा पहले किया था। वन इतना कम थोड़ी ना होगा। देख दोनों का वाई सेम है ना, सेम क्वेश्चन है, मैं बोलता रहा हूं। देखो पहले वाले का फिफ्थ ब्राइट यानी कि 5β1 और सिक्स्थ डार्क, यानी कि मैंने तो कुछ चेंज भी नहीं किया यार इस क्वेश्चन में। अच्छा अब सिक्स्थ, तो सिक्स्थ ये 5.5 आएगा, 11/2β2, तो 5 कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल हो जाएगा। पहले वाली वेवलेंथ थी 5000, 11/2 इंटू लैम्बडा, तो लैम्बडा आ गया बेटा 50,000 अपॉन 11, कितना आएगा 45। बच्चों मैंने है ना स्टार्टिंग में बोला था कि इंटरफेरेंस के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लियर इंटरफेरेंस के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड होना जरूरी है। ये क्या लफड़ा है वो सुन लो बेटा। क्लियर इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्ट, हम कॉन्ट्रास्ट किसको बोलते हैं जहां डिफरेंस बहुत कम नहीं हो ज्यादा हो, ब्लैक एंड व्हाइट, ये कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। तो अगर डार्क और ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी का डिफरेंस बहुत अच्छा हुआ तो हमको क्लियर इंटरफेरेंस दिखेगा, हाँ यार ये बिल्कुल ब्राइट है और वो बिल्कुल डार्क है, वरना हम पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सा ब्राइट है और कौन सा डार्क है। तो बच्चों अगर दोनों की इंटेंसिटी इक्वल हुई तो ब्राइट हो जाएगा 4i और डार्क हो जाएगा 0। अब यार 0 तो 0 दिखाई देता है, लाइट है ही नहीं, तो ये क्लियर इंटरफेरेंस कहलाता है। तो इसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी बना रखी है जिसका नाम है विजिबिलिटी। क्या है? विजिबिलिटी, उससे कैलकुलेट करते हैं। तो विजिबिलिटी होता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ये अलग से कहीं भी लिख लो, विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंज पैटर्न।
इसका कोई सिंबल आप ही दे दो, मेरे कोई सिंबल नहीं है। विजिबिलिटी इज इक्वल टू आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। अब आप खुद देख लीजिए, जब दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होती है तो आई मिनिमम 0 होता है, तो विजिबिलिटी 1 आएगी। 1 मतलब मैक्सिमम। फिर आप और कोई भी वैल्यू लेकर देख लीजिए, जैसे अगर हम एक की इंटेंसिटी आई ले लेते हैं, दूसरे की 4i, तो बताइए आई मैक्सिमम कितना आएगा? देखता हूं कैलकुलेट कर पाते नहीं कर पाते। अरे दो वेव में से एक की इंटेंसिटी आई है, दूसरे की 4i, तो आई मैक्सिमम कितना आएगा? √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर कर दो ना, 9i आएगा भाई। क्या आएगा? 9i। तुम तो बहुत वीक हो कैलकुलेशन में। और आई मिनिमम कितना आएगा? √4i माइनस √i, √4i यानी कि 2i माइनस आई का होल स्क्वायर i। अब आप विजिबिलिटी निकालो, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम कितना हुआ? 9i माइनस आई 8i, और नीचे 10i, 8/10 यानी कि 0.8, विजिबिलिटी कम हो गई। मैंने 5 बार बोला है आई मैक्सिमम माइनस आई। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये गलती पता कब होती है? जब सर का तो सुनने का सवाल ही नहीं है, हमने जो सोच रखा है हम वही लिखेंगे, चाहे सर 5 बार बोल दे या 50 बार, तब ऐसी गलती होती है कि मैं बार बार बोल रहा हूं आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम ऊपर है, लेकिन आप उल्टा लिख रहे हो, क्योंकि आपने जो सोचा है वही लिखोगे, हमने जो बोला वो नहीं सुनेंगे। तो बच्चा विजिबिलिटी कितना आया? 0.8। आप है ना कोई भी वैल्यू ले लो जिसमें I1 I2 इक्वल नहीं है, विजिबिलिटी हमेशा कम आएगी, लेस देन 1। तो बेटा क्लियर इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड का सेम होना जरूरी है, लेकिन इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। इंटरफेरेंस तो हो जाएगा बट क्लियर नहीं होगा। और क्वेश्चन करें? बच्चों मैं 2-3 क्वेश्चन लगातार करवा रहा हूं जो थ्योरेटिकल टाइप है, ढंग से सुनना। YDAC में दोनों वेव की इंटेंसिटी इक्वल है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी है I0। इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज I0। लिखने लायक मतलब वैल्यू है ही नहीं, बस यही वैल्यू थी। अब अगर मैं किसी एक स्लिट के आगे हाथ लगा दूं, यानी कि उसको ब्लॉक कर दूं, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। YDAC में दोनों वेव की इंटेंसिटी इक्वल है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी I0 है। अगर हम एक स्लिट से आने वाली लाइट को रोक दें तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कितनी होगी? बच्चों इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। पहले 4i था, अब केवल i बचेगा, तो i तो I0/4 आएगा ना। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर है I0/4। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, मैंने कहा ना थ्योरेटिकल है, समझा करो, समझने वाली चीज है, कैलकुलेटिव नहीं है। कैलकुलेटिव होगा तो लिखवा दूंगा। बच्चों मैंने एक बार यंग्स एक्सपेरिमेंट किया बिल्कुल इसी सेटअप से, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी I0 आई, दोनों की इंटेंसिटी आई है। फिर मैंने यंग एक्सपेरिमेंट दूसरे सेटअप में किया, जहां पर मैंने दो अलग अलग सोर्स लिए सेम इंटेंसिटी के दो अलग अलग आइडेंटिकल सोर्स लिए। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कितनी आएगी? क्वेश्चन ढंग से सुना? पहले मैंने YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला सेटअप यूज किया, दोनों इंटेंसिटी I थी और सेंट्रल मैक्सिमा I0 थी। फिर मैंने YDAC को रिप्लेस किया, दो आइडेंटिकल सोर्स लिए सेम इंटेंसिटी के, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कितनी आएगी? अब तुम क्वेश्चन के अंदर है ना, उससे जाकर पूछ लेना एग्जाम में, नीट का जो पेपर बनाएगा उसमें घर चले आना, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर।
अरे जो लिखा होगा ऐसे ही लिखा होगा, उसी को देखकर बताओ। तो दूसरे वाले केस में इंटेंसिटी आएगी आई नॉट बाई 2। पहले मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला सेटअप यूज किया है। इसका मतलब 2 स्लिट है लेकिन सोर्स सिंगल है, तो इन दोनों की इंटेंसिटी आई है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 4i। बाद में मैंने कहा आइडेंटिकल सोर्स काम में लिए हैं, मैंने कहा 2 आइडेंटिकल सोर्स बोला, यानी कि ये कोहेरेंट नहीं होंगे, तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। और यूनिफॉर्म इंटेंसिटी केवल सेंट्रल ब्राइट की नहीं, पूरी स्क्रीन पर 2i आएगा, i प्लस i 2i। ऐसा नहीं है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और 2i से कम हो जाएगी, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कहीं पर 4i और कहीं पर 0, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी भी 2i रहेगी, और पहले कितनी थी 4i, यानी कि पहले का आधा हो जाएगी। तो मेरा बच्चा सेम इंटेंसिटी के 2 इंडिपेंडेंट सोर्स अगर वो काम में ले ले तो भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा पहले दोनों स्लिट की विड्थ इक्वल थी, वापस YDSE पर आ जाओ। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आई नॉट थी, करेक्ट। अब मैंने एक स्लिट की विड्थ को क्वाड्रपल यानी कि 4 गुना कर दिया, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन एक बार और बोलूंगा, जिन लोगों ने नहीं सुना बाकी लोग सॉल्व करो। पहले दोनों स्लिट की विड्थ सेम थी, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आई नॉट थी, आई नॉट। अब मैंने किसी एक स्लिट की विड्थ को 4 गुना कर दिया, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? अभी तो किया था थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हमने। भाई 9/4 आएगा ना। कंफ्यूज हो गए क्या? क्यों? देखो पहले दोनों स्लिट की विड्थ सेम थी, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी होगी 4i, तो दोनों आई हैं। बेटा 4 गुना विड्थ करने से इंटेंसिटी भी 4 गुना हो गई, तो सेकंड केस में i मैक्सिमम आएगा √i पहले वाले का, √4i दूसरे वाले का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा 9i। अरे तो 9i आएगा मतलब 9/4 i नॉट हो गया ना। बेटा अगर ये सर्कुलर होता तो मैं स्लिट नहीं बोलता, होल बोलता। YDSE में स्लिट है, यानी कि एक, मैं बताऊं, जैसे आप एक पेपर लो और एक बहुत फाइन शार्प नाइफ लो या ब्लेड ले लो, उस पर कट मार दो, वो स्लिट होता है। यानी कि उसकी लेंथ तो सेम है, इसलिए अगर आप विड्थ को 4 गुना करेंगे तो एरिया 4 गुना होगा, 16 गुना नहीं होगा। मैं आप लोगों का कंफ्यूजन समझ गया। आप लोग ये कर रहे हो कि यार विड्थ को 4 गुना कर दिया। बेटा केवल विड्थ को 4 गुना किया है, उसकी लेंथ को 4 गुना। आपको जो मैं बार बार YDSE में ये दिखाता हूं, ये है क्या चीज? ये एक तरह से है, कट टाइप, ब्लेड से कट मार दो। चलो वास्तव में स्लिट की विड्थ इतनी ही होती है जितने ब्लेड से कट मारोगे, तो वो कट मारोगे आपको वो विड्थ दिखाई, तो विड्थ को चेंज नहीं किया, सिर्फ विड्थ को डबल किया है। लेंथ कांस्टेंट है, विड्थ डबल है, तो डबल करने से एरिया डबल होगा, और विड्थ को 4 गुना करने से एरिया 4 गुना होगा। एरिया के 4 गुना होने से इंटेंसिटी भी 4 गुना होगी, 16 गुना नहीं होगी। हाँ वो है ही नहीं बेटा, अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना।
तो ये बात क्लियर हुई बेटा कि विड्थ को डबल करने से या 4 गुना करने से एरिया 16 गुना नहीं होगा, 4 गुना ही होगा, क्योंकि उसकी लेंथ फिक्स है। चलें नेक्स्ट। बच्चों वापस फ्रिंज पैटर्न पर फोकस करो। वाईडीएससी में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आई नोट मैंने दे दी फिर से, और दोनों की जब कुछ भी नहीं दूना तो बेटा I1 I2 को इक्वल मान लेना, क्योंकि बार बार बोलना टाइम वेस्ट करना है। मैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से β/2 ऊपर जाऊंगा तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, β/2 पर डार्क मिलेगा। लेकिन अगर मैं 0 सेंट्रल ब्राइट और β/2 के बीच में रहूं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कुछ होगी। आप मुझे कैलकुलेट करके दो, अगर मैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से β/8 डिस्टेंस पर चला जाऊं, कितना β/8, तो वहां पर इंटेंसिटी आई नोट की टर्म्स में कितनी आएगी? आई नोट इज द इंटेंसिटी ऑफ CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। व्हाट इज द इंटेंसिटी एट β/8? बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑर्डर ये है। देखो आपको मैंने बताया था डेल्टा एक्स वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी होता है, हायर ऑर्डर फ्रिंजेस ना हो। अरे मेरा तो हायर ऑर्डर तो बहुत दूर की बात है, मैं तो फर्स्ट डार्क से भी नीचे रुक गया। मैंने वाई कितना दिया है β/8, और मेरा बच्चा बीटा लैम्बडा कैपिटल डी स्मॉल डी, लैम्बडा कैपिटल डी और स्मॉल डी कट जाएगा, ये λ/8 आएगा। अब फाई निकालो, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये कितना आएगा π/4। अब आई का फार्मूला लगाओ, आई टोटल I1 प्लस I2 2√2 cos π/4, ये हो जाएगा 2i प्लस √2i, वो √2 कर जाएगा।
तो आई आ जाएगा √2 आई कॉमन ले लो, √2 आई कॉमन ले लिया, 1 प्लस √2 बचेगा, और आई जो है I0 तो I0/4 पुट करोगे तो ये आएगा √2 + 1 I0 और नीचे 2√2 आएगा। आईडीएससी में हमें सारी डेफिनेशन दे दी। कैपिटल डी 1 मीटर ले, 4 mm ले लो, और एक बचा लैम्बडा। लैम्बडा आपको वेरी करना है, आपको विजिबल रेंज के लैम्बडा काम में लेने हैं। क्वेश्चन पूरा बता रहा हूं। मैंने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं ये सारे क्वेश्चन सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकता है जिसके दिमाग में वो फ्रिंज पैटर्न फिक्स हो गया। मैंने क्या किया, स्क्रीन पर बिल्कुल एक स्लिट के सामने यहां पर एक होल कर दिया, और मैंने देखा यार जब मैं वेवलेंथ को चेंज करता रहा, विजिबल रेंज में रहना है मुझे और वेवलेंथ को इंक्रीज करना है, या ऊपर से नीचे आ जाओ डिक्रीज कर लो, तो इस होल से बाहर कुछ वेवलेंथ ऐसी थी जो आई नहीं, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट इस होल से बाहर नहीं आई। मैंने ऑब्जर्व किया वो कौन कौन सी वेवलेंथ है। पहले बेटा क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले वो बात पकड़ा करो जिसको पकड़कर आगे जाओगे। मैंने कहा कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इस होल से बाहर आई नहीं, आपको वो वेवलेंथ निकालना है। क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब आपको वो वेवलेंथ लेनी है जिन वेवलेंथ के लिए इस पर्टिकुलर पोजीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। समझ गए? शुरू करो।
स्लिट के बिल्कुल सामने जो मैंने होल बनाया है उसके लिए y कितना है, ये y कितना है, टोटल मैंने 4 mm दिया है तो ये 2 mm। फिर से बोल रहा हूं मैं, किसी एक स्लिट के सामने जो हमने होल किया उसके लिए y होगा d/2, तो y होगा d/2 इज इक्वल टू 2 mm। बच्चों y से हम डेल्टा x निकाल सकते हैं, डेल्टा x y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो y को अगर d/2 पुट करूंगा d² बाई 2d आएगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो। स्मॉल d² आएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -6। इसका मतलब ये हो गया 80,000 एंगस्ट्रॉम। समझ गए? 80,000 एंगस्ट्रॉम हमारे पास पाथ डिफरेंस आया है। अब बच्चों डिस्ट्रक्टिव कराना है तो हमें पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स 2n + 1 λ/2 होना चाहिए। n को मैं 0 से स्टार्ट करूंगा ताकि ये पहला वैल्यू λ/2 आ जाए, और 1 से स्टार्ट करना है तो 2n - 1 लेना। तो बच्चा लैम्बडा आएगा 2/2n + 1, 2 इधर ले जाओ, 2n + 1 इंटू 80,000, करेक्ट। तो ये आ गया 1,60,000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2n + 1। अब बच्चों n की वैल्यू को 0 से तब तक इंक्रीज करते जाओ जब तक ये वैल्यू विजिबल रेंज में आना शुरू ना हो जाए। तो एक तो बहुत अच्छी खासी बड़ी वैल्यू ले लो, क्योंकि 1 2 3 से शुरू करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 10 लो, 10 टू 20 + 1, 1,60,000 को 21 से डिवाइड करा। तो अब आप पेन चलाना शुरू करो। सर 1,60,000 डिवाइडेड बाय 20 करो, 21। देखता हूं अब डिवीजन कितने लोगों को आता है। तो बच्चों मैंने n को 10 लिया तो लैम्बडा आया 7 1 रेंज में मान लेते हैं। बच्चों ये पहला वेवलेंथ है ऊपर से आने पर जो इस होल से बाहर नहीं आएगा। अब n की वैल्यू 1 1 बढ़ानी है बस। n इज इक्वल टू 11 लेने पर 11 टू 22, 23 से डिवाइड करो, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 23।
1500 के आसपास मान लेते हैं, n इज इक्वल टू 12 लेने पर ही आएगा 25। 1,60,000 को 25 से डिवाइड करो और आगे आप कर लेना। मेरा कहने का मतलब है तो इसके बाद हम एक बार n को 10 पुट किया, 11 पुट किया, 12 पुट किया, इस तरह से तब तक पुट करते जाओ जब तक ये वेवलेंथ विजिबल रेंज से बाहर ना हो जाए। क्लियर? चलो बाकी कल करते हैं, ठीक है।